हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट अनुष्का बायोलॉजी 360। सो आई होप तुम लोगों ने इकोसिस्टम और ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन पढ़ ली होंगी एनसीईआरटी से। ठीक है। सो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या है, किस किस लेवल पे होती है, बायोडाइवर्सिटी को बचाना क्यों ज़रूरी है हम लोगों के लिए। हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, एकदम रट डालेंगे सब कुछ। इस बार हमारा ही सिलेक्शन होगा, तो एनसीईआरटी अपने साथ लेके बैठे। ठीक है, सो करें शुरू फिर। सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई आज हमारा नया चैप्टर का नाम क्या है? बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। सो सबसे पहले हम लोग पहले लाइन से शुरू करते हैं। पहली लाइन ने क्या बोला है? इधर आ जाओ भाई तुम, ऐसे। ठीक है। ओके, सो इफ़ एन एलियन ओके तुम लोग हो। सो इफ़ एन एलियन फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी वर टू विजिट अवर प्लानट। अगर कोई एलियन, ये अभी दूसरी गैलेक्सी का एलियन मान रहा है, माना कि तुम लोग भी हो, तो इफ़ एन एलियन, अगर कोई दूसरी गैलेक्सी से हमारे प्लैनेट अर्थ के ऊपर अगर कोई बाहर से एलियन आता है, तो पहली चीज़ जिससे वो आश्चर्यचकित रह जाएगा, द फर्स्ट थिंग दैट वुड अमेज और बैफल हिम वुड मोस्ट प्रोबेबली बी द एनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ दैट ही वुड एनकाउंटर। तो उसको देखने को मिलेंगे बहुत बहुत तरीके के जानवर, बहुत तरीके के ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके की जो एनॉर्मस डाइवर्सिटी होती है ना, वो चीज़ उसको आश्चर्यचकित रख देगी। ठीक है। देन आता है इवन फॉर ह्यूमन्स, इवन हम लोगों के लिए भी, नहीं इवन मेरे लिए भी, तुम लोग तो एलियंस हो। सो इवन फॉर ह्यूमन्स, इवन हम लोगों के लिए भी इतनी रिच वैरायटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, विद विच दे शेयर दिस प्लानट, जिसके साथ हम लोग वो प्लानट शेयर कर रहे हैं। नेवर सीजेस टू एस्टोनिश एंड फैसिनेट अस, मतलब इतनी बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है हमारे प्लेनेट पे जो साथ रहते हैं। वो चीज़ हम लोगों को कभी भी ऐसे आश्चर्यचकित रखने से पीछे नहीं हटती। मतलब ये चीज़ हम लोगों को बहुत फैसिनेटिंग लगती है, बहुत अमेजिंग लगती है हम लोगों को सोच के, है ना। सो द कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव, मतलब एक कॉमन मैन के लिए ये चीज़ बहुत हार्ड है बिलीव करने में। क्या? कि हमारे पास 20,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं बेटा आंट्स की। हमारे पास कितनी स्पीशीज़ हैं एंट्स की? 20,000। 3 लाख स्पीशीज़ किसकी हैं बेटा? बीटल्स की। 3 लाख स्पीशीज़ ऑफ बीटल्स। 28,000 स्पीशीज़ ऑफ फिशेज़, 28,000 स्पीशीज़ ऑफ फिशेज़, और लगभग 20,000 स्पीशीज़ हैं बेटा ऑर्किड्स की। कितनी हैं? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 20,000 आंट की, 3 लाख बीटल की, 28,000 फिशेज़ की, और लगभग 20,000 किसकी होती हैं? ऑर्किड्स की। तो इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ अगर हम लोगों को मिल रही हैं तो ये ऑब्वियसली बहुत अमेजिंग बात है। ठीक है। सो इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी बाय आस्किंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो इकोलॉजिस्ट होते हैं और जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट होते हैं, उन लोगों को भी ये चीज़ शॉकिंग लगती है। तो वो भी इस चीज़ का सिग्निफिकेंस ढूंढ रहे हैं कि इतनी भारी डाइवर्सिटी का काम क्या है, कि हमारे पास इतनी सारी स्पीशीज़ हैं क्यों, इतनी सारी स्पीशीज़ का क्या काम है। क्या जब से अर्थ बनी है तब से ये इतनी ही है? क्या इतनी ग्रेट डाइवर्सिटी तब से एग्जिस्ट कर रही है जब से अर्थ बनी है? हाउ डिड ये इतनी डाइवर्सिफिकेशन आई कैसे? हाउ एंड वाई दिस बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर, हमारे बायोस्फीयर के लिए ये डाइवर्सिटी क्यों और कैसे इंपॉर्टेंट है? वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ़ द बायोडाइवर्सिटी, अगर डाइवर्सिटी कम होती तो क्या कुछ अलग तरीके से नेचर परफॉर्म करती? हाउ डू ह्यूमन्स बेनिफिट फ्रॉम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, और ह्यूमन्स को किस तरीके से फ़ायदा है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के अंदर? तो हमारा पहला टर्म जो बहुत आ रहा है इसके अंदर, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी, है ना। In our biosphere, immense diversity or heterogeneity exists not only at the species level but all the levels of biological organization ranging from macromolecules within cell to biome। देखो बेटा, हमारे बायोस्फीयर के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा हेटेरोजेनिटी है ना। तो मतलब कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं कि सेम 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 सी हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें हैं हमारी अर्थ के अंदर। ठीक है। तो हमारे बायोस्फीयर के अंदर इस तरीके की जो इमेंस डाइवर्सिटी है, वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्पीशीज़ ही उनका चेंज हो रहा हो, उन ऑर्गेनिज्म का सिर्फ स्पीशीज़ चेंज हो रहा है तो सिर्फ स्पीशीज़ लेवल की डाइवर्सिटी होती है, लेकिन हर लेवल का जैसे कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम मान लेते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है। सेल मान लिया, सेल के ऊपर डिफरेंस होता है, तो सेल के अंदर
सेल वाले लेवल पे, स्पीशीज़ में डिफरेंस है तो स्पीशीज़ के लेवल पे, मान लेते हैं जीन्स में, जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए के अंदर फ़र्क है, आरएनए में फ़र्क है, तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गई। और इकोसिस्टम के बेसिस पे अगर डिफरेंसेस हैं तो वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गई। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी ये चीज़ है। सो बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा टर्म है जिसको किसने पॉपुलराइज करा था, सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसको तुम लोगों को पूरी श्रद्धा से याद रखना है। बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है ना वो किसने पॉपुलराइज करा था, सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने, टू डिस्क्राइब द कॉम्बाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल। क्या बताने के लिए, कंबाइंड डाइवर्सिटी को बताने के लिए सभी लेवल, जितनी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो जेनेटिक डाइवर्सिटी हो, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी हो, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो, सेल के लेवल पे डाइवर्सिटी हो, सारी डाइवर्सिटी को कंबाइन करके उन्होंने कंबाइंड डाइवर्सिटी को बताया, किसको, बायोडाइवर्सिटी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें से कौन है, सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी, है ना। एक सिंगल स्पीशीज़ के अंदर भी हाई डाइवर्सिटी हो सकती है, किस लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे। जितना भी उसका डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज है उसके अंदर कोई एक सिंगल स्पीशीज़ अगर रहती है ना तो वो बहुत ज़्यादा हाई डाइवर्सिटी शो कर सकते हैं। एट व्हाट लेवल, एट जेनेटिक लेवल, कि उसका जेनेटिक मटेरियल किस तरीके का है। और ये तो तुम लोगों को पता ही है कि कितना ज़्यादा वेरी करता है हर इंसान में, है ना। सो द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट। अब हम लोगों को जेनेटिक डाइवर्सिटी के बेसिस पे एक एग्जांपल दिया है, रोवोल्फिया वोमिटोरिया। ये एक मेडिसिनल प्लांट है बेटा, जो कहाँ ग्रो कर रहा है, ये अलग अलग हिमालयन रेंजेस में ग्रो कर रहा है। ठीक है, माइट बी इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कंसनट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल रिजरपाइन दैट द प्लांट प्रोड्यूसर्स। देखो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि रोवोल्फिया वोमिटोरिया है ना, उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन होती हैं। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन अब किसके टर्म्स में होती हैं, क्या तो पोटेंसी के टर्म्स में, मतलब वो जो एक्टिव केमिकल वो प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वो मेडिसिनल प्लांट है तो एक मेडिसिन दे रहा होगा, तो वो जो केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है कि वो उसकी पोटेंसी कितनी है और उसका कंसंट्रेशन कितना है ना। ग्रोइंग इन डिफरेंट, देखो फिर से पढ़ते हैं, द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट रोवोल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस माइट बी इन टर्म्स, वो किस किस के टर्म्स में हो सकता है, पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल और एक्टिव केमिकल रिजरपाइन। रोवोल्फिया वोमिटोरिया क्या देता है, रिजरपाइन देता है, तो उस रिजरपाइन की पोटेंसी के टर्म्स में या फिर वो रिजरपाइन की कंसंट्रेशन कितनी, उसकी कंसंट्रेशन है उसकी टर्म्स में जेनेटिक डाइवर्सिटी वो प्लांट शो कर सकता है दैट द प्लांट प्रोड्यूसेस। अब इंडिया के पास कितनी स्ट्रेन्स हैं, लगभग 50,000 से ज़्यादा स्ट्रेन्स तो हैं राइस की, 50,000 से ज़्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं बेटा राइस की, और 1000 है बेटा किसकी, मैंगो की। ठीक है, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी हम देखेंगे। सो द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज़ लेवल। अब स्पीशीज़ के लेवल पे डाइवर्सिटी होती है, जैसे एग्जांपल में वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट के पास ज़्यादा एम्फीबियंस की स्पीशीज़ हैं, वेस्टर्न घाट के पास ज़्यादा एम्फीबियंस की स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है, किसके कंपैरिजन में, ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। ठीक है, देन आता है इकोलॉजिकल किसके बेसिस पे होता है, इकोसिस्टम के लेवल पे, एट द इकोसिस्टम लेवल। इंडिया फॉर इंस्टेंस विद इट, इंडिया के पास डेजर्ट हैं, रेन फॉरेस्ट हैं, मैंग्रोव्स हैं, कोरल रीव्स हैं, वेटलैंड्स हैं, एस्चुअरीज हैं, एल्पाइन मीडोज़ हैं, तो इनके पास ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है इंडिया के पास, किसके कंपैरिजन में, एक स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे के कंपैरिजन में हमारे इंडिया के पास बहुत बेहतरीन तरीके की डाइवर्सिटी है बेटा। ठीक है, तो अब ये क्या लिखा है, ये हाँ यहाँ लिखा है, इट हैज़ टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं इवोल्यूशन को होने में, जिसकी वजह से इतनी रिच डाइवर्सिटी हमारे नेचर में आई है, बट हम लोग इसको बहुत जल्दी, लेस देन 2 सेंचुरी, मतलब 2 सेंचुरी से भी कम के टाइम में, अगर जो करंट स्पीशीज़ लॉस का रेट है ना बेटा, अगर वो चलता रहा तो 2 सेंचुरीज़ भी नहीं लगेंगी हम लोगों को, लेकिन हम वो पूरी की पूरी डाइवर्सिटी का सत्यानाश कर देंगे। ठीक है, सो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नो वाइटल एनवायरमेंटल इशू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशू है बेटा, बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। इंटरनेशनली भी कंसर्न रहना चाहिए ना, एज मोर एंड मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए एक बेसिक और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशू और एक कॉमन एनवायरमेंटल इशू जो है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, क्योंकि जगह जगह लोग भरे पड़े और जगह जगह सत्यानाश ही हो रहा है। ठीक है, सो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए बायोडाइवर्सिटी को बचाना। ठीक है, और
चलो ये तो ठीक है, हमारा प्लैनेट पर रहना इसी वजह से पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास स्पीशीज़ इतनी सारी हैं, मतलब इतनी सारी डाइवर्सिटी हैं, ठीक है। हाउ मेनी स्पीशीज़, अब हमारे अर्थ के ऊपर कितनी स्पीशीज़ हैं और हमारे भारत में कितनी हैं, है ना। सो सिंस देर आर पब्लिश रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल स्पीशीज़ डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, जितनी भी स्पीशीज़ साइंटिस्ट लोग डिस्कवर करते हैं या फिर उनको नेम देते हैं, है ना। स्पीशीज़ को डिस्कवर करेंगे, तुम लोगों ने टेक्सोनॉमी में पढ़े होंगे ना, वो 5 नाम, 5 चीज़ें हम लोग करते ही करते हैं। तो स्पीशीज़ को डिस्कवर करके उसका नाम रखते हैं, सब लोग ही रखते हैं, मतलब सब लोग तो नहीं, मतलब साइंटिस्ट लोग रखते हैं। तो हमारे पास एक पब्लिश्ड रिकॉर्ड होता है सभी स्पीशीज़ का जिनका भी नाम रिकॉर्डेड है और जिनको डिस्कवर कर लिया गया है। वी नो हाउ मेनी स्पीशीज़ इन ऑल हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, बट इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज़ देयर आर ऑन अर्थ। देखो बेटा, हमारे अर्थ पे कितनी स्पीशीज़ हैं इज़ नॉट इक्वल टू जितनी स्पीशीज़ हमको पता है। ये एक बहुत बेसिक चीज़ है, मतलब जितनी स्पीशीज़ हमें पता है हम ये नहीं कह सकते कि उतनी चीज़ें हैं, है ना। मतलब मान लेते कोई एक नई स्पीशीज़ आई, तुम लोगों ने कभी नहीं देखी थी, ठीक है, फिर तुम लोगों ने साइंटिस्ट को बताया तो उन्होंने बता दिया बहुत भारी खोज होगी, बट तुम्हारे घर में वो जानवर रोज़ घूमता था बट किसी को दिखा नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जितनी स्पीशीज़ हमारे भारत पे हैं या फिर पूरे वर्ल्ड में जितनी भी स्पीशीज़ हैं, पूरे अर्थ पे जितनी भी स्पीशीज़ हैं, उन सब का नाम या फिर उन सब की डिस्कवरी हम लोगों ने कर रखी है, तो ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ उन्हीं स्पीशीज़ का रिकॉर्ड है जिनको हमने डिस्कवर करके उनको नाम दे रखा है। हम लोग ये तो बता सकते हैं कि कितनी स्पीशीज़ हमने डिस्कवर करी, बट वी कांट टेल कि कितनी स्पीशीज़ अर्थ पे एट प्रेजेंट टाइम हैं, ठीक है। सो ये बहुत बेसिक चीज़ है, तुम लोगों को समझ आ गई होगी। सो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज डेफिनेशन तो नहीं है बट इसका फुल फॉर्म तुमको याद रखना है, समझे क्या। 2004 के अकॉर्डिंग द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज डिस्क्राइब्ड सो फार इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। सो IUCN 2004 के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ प्लांट, जितनी भी प्लांट और एनिमल की स्पीशीज़ हम लोगों ने डिस्क्राइब कर रही है अभी तक, वो कितनी है, 1.5 मिलियन से थोड़ी सी ज़्यादा है। आगे क्या है, बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज़ आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। बट हमारे पास इस चीज़ का कोई क्लियर कट आइडिया नहीं कि कितनी स्पीशीज़ आगे डिस्कवर होंगी और कितनी को हम डिस्क्राइब करेंगे। हम लोग उस चीज़ के बारे में बता नहीं सकते, तो हम लोग वही बता सकते हैं जो हमने डिस्कवर और डिस्क्राइब करी हुई हैं। सो एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एंड मैनी ऑफ देम आर ओनली एजुकेटेड गैस। सो बहुत लोगों ने, बहुत साइंटिस्ट लोगों ने गैस मारे कि भाई इतना हो सकता है, इतना हो सकता है। फॉर मैनी टेक्सोनोमिक ग्रुप्स स्पीशीज इन्वेंट्रीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़। बहुत सारे टेक्सोनोमिक ग्रुप्स के लिए जो स्पीशीज़ का इन्वेंशन है वो ज़्यादा कंप्लीट है टेम्परेट एरिया में एज़ कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल एरियाज़। मतलब जो टेम्परेट कंट्रीज़ होती हैं ना, वहाँ पर एक तरीके से हम लोगों ने स्पीशीज़ को ज़्यादा डिस्कवर करा है एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल। मतलब ट्रॉपिकल में अभी भी स्पीशीज़ को ढूंढना रहता है, ठीक है। कंसिडरिंग दैट एन ओवरवेलमिंगली लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड आर इन द ट्रॉपिक्स। तो ये क्या कह रहा है कि ट्रॉपिक्स जो एरिया है ना, वहाँ पे बहुत बड़ा प्रपोर्शन होगा स्पीशीज़ का जो वेट कर रही हैं कि भाई हमें भी डिस्कवर करो, जो कि हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ही स्पीशीज़ मिलेंगे अगर हम ट्रॉपिक्स भी पूरा छान मारें तो। सो बायोलॉजिस्ट मेक अ स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन ऑफ द टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीशीज रिचनेस ऑफ एन एग्जॉस्टिवली studied group of insect and extrapolate this ratio to other group of animals and plan to come up with a gross estimate of total number of species on earth. So biologist ने क्या एक स्टैटिकल कंपैरिजन करा है, टेम्परेट में कितनी स्पीशीज़ होंगी, ट्रॉपिकल में कितनी स्पीशीज़ होंगी, ठीक है। तो फिर बाद में वो एक टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑन अर्थ के एक गैस के ऊपर आए हैं। उन्होंने कितना मारा गैस, सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स वेट सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियन, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एस्टिमेट किसी मेरे जैसे साइंटिस्ट ने बता दिया कि भाई बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा तो 20 से 50 मिलियन बोल दिया उसने कि भाई 20 से 50 मिलियन होगा, ठीक है। बट अ मोर कंजर्वेटिव, बट एक ज़्यादा कंजर्वेटिव और साइंटिफिकली अगर हम देखें तो वो साइंटिस्ट है रॉबर्ट मे ने बहुत लॉजिकली, प्रैक्टिकली, कंजर्वेटिवली और साइंटिफिकली उन्होंने ये बताया कि कितनी स्पीशीज़ होंगी। सो प्लेसेस द ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। तो उन्होंने बताया, रॉबर्ट मे जी ने बताया कि टोटल ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बेटा लगभग 7 मिलियन के करीब है। ऐसे नहीं तुम कुछ भी तुक्का बढ़ा रहे हो, सर 20 होगी, सर 50 मिलियन होगी, सर 60 मिलियन होगी, सर बहुत ज़्यादा हम तो गिन ही नहीं पा रहे, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। सो रॉबर्ट मे ने सो रॉबर्ट मे जी, आपकी आत्मा मुझे माफ़ करे,
रॉबर्ट मे ने बहुत कंजर्वेटिव तरीके से और ज़्यादा साइंटिफिकली उन्होंने बताया कि 7 मिलियन के करीब ग्लोबल स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी होगी, ठीक है। देन आता है, इस चैप्टर में ना बहुत सारे डाटा हैं जो बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है, बट एक बार तुमको याद हो गए ना, आई एक्चुअली से कि तुम भूलोगे नहीं। मेरे साथ भी था, बस शुरू में याद नहीं हो रहा था, बट जैसे ही वो याद हुआ मैं पूरा साल नहीं भूली वो डाटा। मतलब कहीं ना कहीं कुछ भी लिंक करके तुम याद कर ही लोगे, ठीक है। आगे देखते हैं। लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट अर्थ बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द करंटली अवेलेबल स्पीशीज इन्वेंट्रीज। तो अब हम लोग थोड़ा और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स देखते हैं कि हमारी अर्थ की बायोडाइवर्सिटी जो कि किस पे बेस्ड है, करंटली अवेलेबल स्पीशीज़ के इन्वेंट्रीज पे बेस्ड है। मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज़ रिकॉर्डेड आर एनिमल। देखो बेटा, जितनी भी स्पीशीज़ हमने रिकॉर्ड करी ना उसमें से 70% से ज़्यादा स्पीशीज़ किसकी थी, एनिमल्स की थी। वाइल प्लांट इंक्लूडिंग एल्गी भी आ गई, फंगस भी आ गई, ब्रायोस, जिम्नोस, एंजियो, सारों को मिला के वो कम लगभग उनमें क्या था, टोटल का 22% से ज़्यादा नहीं था, मतलब लगभग 22% ही था। लेकिन एनिमल्स का अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा था, किससे, 70% से भी ज़्यादा था। सो अमंग एनिमल्स के अकॉर्डिंग, मतलब सॉरी, एनिमल्स के बीच में भी, मतलब एनिमल्स तो हैं ज़्यादा, बट एनिमल्स में भी कौन ज़्यादा है, इंसेक्ट ज़्यादा है। तुम लोगों ने पढ़ा होगा इंसेक्टा क्लास, वो सबसे 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 ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो उस इंसेक्टा में ही होते हैं, ठीक है। सो इंसेक्ट्स आर मोस्ट स्पीशीज रिच टेक्सोनोमिक ग्रुप। सो जो इंसेक्ट होते हैं ना बेटा, उसमें सबसे ज़्यादा स्पीशीज रिच टेक्सोनोमिक ग्रुप है, जिसके अंदर लगभग मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल, ठीक है। वो भी टोटल का 70% से ज़्यादा है। दैट मीन्स लगभग 10 अगर एनिमल है ना हमारे प्लानट पे, तो 7 उसमें से क्या होंगे, इंसेक्ट होंगे। मतलब हर 10 एनिमल में 7 इंसेक्ट होंगे, ठीक है। अगेन, हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस एनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट। हम लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे कितने इंसेक्ट आए कहाँ से। द नंबर ऑफ फंगस स्पीशीज इन वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड स्पीशीज ऑफ टोटल स्पीशीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल एंड मैमल। जो फंगस की स्पीशीज़ है ना पूरे वर्ल्ड में, वो तुम फिशेज मिला लो, एम्फीबियंस मिला लो, रेप्टाइल मिला लो, मैमल्स मिला लो, इन चारों को मिला लोगे ना तो भी फंगस की स्पीशीज़ का नंबर ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये पाई चार्ट दिया है, ये पाई चार्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत बार आता है बेटा पेपर में। तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, हम लोग इधर से शुरू, इन्वर्टिब्रेट से। सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली इंसेक्ट होंगे, ठीक है। इंसेक्टा के बाद अगर कोई क्लास है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है, दैट इज़ मॉल्यूस्का। इंसेक्टा के बाद मॉल्यूस्का, देन क्रस्टेशियंस एंड देन अदर एनिमल ग्रुप। पहले इंसेक्टा सबसे ज़्यादा वाला इंसेक्टा, उसके बाद लाइन वाइज चलना है। सबसे पहले इंसेक्टा आता है तो ये फर्स्ट, देन सेकंड मॉल्यूस्का, सेकंड मॉल्यूस्का, थर्ड क्रस्टेशियंस एंड फोर्थ बाकी के बचे हुए। वर्टिब्रेट्स में फिशेस, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। कैसे याद रखोगे इसको, मैंने माँ से याद रखा था, मतलब डायरेक्टली अगर देखे तो इधर फिशेस, तुम लोगों को पता है फिशेस की ज़्यादा है, एम ए, ये इधर लिंक हो रहा है माँ। सो मैमल्स, एम्फीबियंस, फिर एम बी, तो इधर एम बी तो पता ही है ना तुमको। और ये एक रह गया, वो रेप्टाइल हो गया भाई, ठीक है। सो इधर अगर तुम ऐसे ना भी याद रखो, सो इसको लाइन वाइज याद रखो। जैसे कि फिशेस नीचे से याद रखना है, बट पहले कौन आए थे, एम्फीबियंस आए थे, देन रेप्टाइल्स आए थे, देन बर्ड्स आए थे एंड देन मैमल्स आए थे, ठीक है। आई होप तुम लोगों को याद रहेगा। पहले तो फिशेज ही आई थी इवॉल्व होके, फिर आता है हम लोग प्लांट्स के ऊपर आ जाते हैं। प्लांट्स में बेटा ये इधर एंजियोस्पर्म्स है, ये इधर फंगस है, ठीक है। ये तो ज़्यादा वाले हो गए। इधर भी मैंने माँ वाली ट्रिक लगाई थी, मोसेस, ये इधर से इधर लिंक हो रही है, ठीक है। मोसेस, एल्गी, एल्गी के बगल में लाइकेंस, क्योंकि एल्गी का रिलेशनशिप किसके साथ होता है, लाइकेंस, मतलब फंगस के साथ होता है तो लाइकन होता है ना। सो एल्गी के बगल में लाइकेंस, मोसेस के बगल में फर्न्स और एलीज। तो ये हमारा पाई चार्ट हो गया बायोडाइवर्सिटी का, अलग अलग हमने देख लिया। प्लांट्स के मेजर टेक्सा देख लिया, वर्टिब्रेट्स के देख लिया और वर्टिब्रेट के भी देख लिया। देन आता है, इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट्स, एक मिनट, इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट। हम लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि इस पाई चार्ट में कोई भी रोल नहीं है किनका, प्रोकैरियोट का। मतलब प्रोकैरियोट को तो हमने गिनना शुरू भी नहीं किया अभी, और हम आई थिंक कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ ह्यूमन लाइफ रहना पॉसिबल नहीं है। जब तुम लोग 100 and 120 डिग्री सेल्सियस में रह लोगे क्या यार, नॉट एट ऑल, बट ये लोग रह सकते हैं। सो हाउ कैन यू डिस्कवर, नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते, और तो रहने दो, नहीं होगा तुमसे, ठीक है। सो मैं चैलेंज नहीं दे रही हूँ,
बस बता रही हूँ। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज देयर माइट बी। बायोलॉजिस्ट को कोई आइडिया नहीं है, वो बिल्कुल श्योर नहीं है कि कितने प्रोकैरियोटिक स्पीशीज होंगी। द प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड जो होते हैं ना, वो माइक्रोबियल स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए सूटेबल ही नहीं है। एंड मैनी स्पीशीज़ आर सिंपली नॉट कल्चरेबल। और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनको हम लैब की कंडीशंस में कल्चर नहीं कर सकते। अब तुम हर बैक्टीरिया घर पे बैठ के थोड़ी ना बना सकते हो अपनी कल्चर प्लेट में, इट्स नॉट पॉसिबल ना। बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी होती है बेटा जिनको हम कल्चर नहीं कर सकते लैब में बैठ कर, और बहुत सारे को तो मतलब हमारा जो कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक का मेथड है वो सूटेबल ही नहीं होता उनके लिए। सो इफ़ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल, अगर हम बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं फॉर delineating species for this group, then their diversity all alone might run into millions। अभी देखो हमने सारी चीज़ें ले ली थी, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, एल्गी, सब चीज़ें मिला के हम लोगों के पास रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग 7 में बैठ रहा था, ठीक है, 7 मिलियन बैठ रहा था। लेकिन अगर हम सिर्फ प्रोकैरियोट भी लें तो वो अकेले मिलियंस में होगी उनकी स्पीशीज़, मतलब ये चारों अलग और वो एक अकेला प्रोकैरियोट अलग, ठीक है। सो यू कैन इमेजिन कि कितनी डाइवर्सिटी है प्रोकैरियोट्स के बीच, जिनको अभी हमने ढूंढा तक नहीं है। कहाँ गया उन्हें ढूंढो। आई नो आई नॉट सिंग रियली वेल, सो स्टिल आगे बढ़ते हैं हम लोग, पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है, गाने सुनने पे नहीं। सॉरी। ऑल्दो इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का जितना लैंड एरिया उसका सिर्फ 2.4% है, मतलब 2.5 से भी कम है भाई, है ना। 2.4% एरिया पूरे वर्ल्ड के लैंड का एरिया का, ठीक है। 2.4% भारत के पास है। 8 शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीशीज़, फिर भी ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में 8.1% का हिस्सा है इसका। इसी वजह से इट मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी, पूरे वर्ल्ड में जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है ना, मतलब इसमें इस चार्ट में मुझे अभी भी याद है हम लोग 8th नंबर पे आते हैं और चाइना 2-3 नंबर बाद आता है, मतलब हम लोग चाइना से बहुत 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 आगे हैं, ठीक है। आई डोंट नो मेरे को चाइना ही क्यों याद रहा, बट रहा तो रहा भाई, बता दिया तुम लोगों को भी, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड के लैंड का एरिया होगा ना, उसका 2.4% एरिया भारत के पास है, जिसमें से अगर हम देखें 8.1% की बायोडाइवर्सिटी है ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में, 8.1% का हिस्सा है इंडिया का। इसी वजह से ये 8th नंबर पे आता है, किसमें, 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में। लगभग नियरली 45,000 स्पीशीज़ हैं प्लांट की, और ट्वाइस लगभग 90,000 स्पीशीज़ हैं किसकी, एनिमल्स की, हैव बीन रिकॉर्डेड, इतनी तो रिकॉर्ड कर ली हैं। हाउ मेनी लिविंग स्पीशीज़ आर एक्चुअली द वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम, और कितनी लिविंग स्पीशीज़ यहाँ एक्चुअली वेट कर रही हैं कि उनको हम डिस्कवर करके नाम दें, है ना। अगर हम मेक का ग्लोबल एस्टिमेट माने तो ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीशीज़ हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। अगर हम मेक का ग्लोबल एस्टिमेट मान लें तो टोटल स्पीशीज़ का सिर्फ 22% हिस्सा ही अभी तक रिकॉर्ड हुआ है बेटा। अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शन टू इंडियाज़ डाइवर्सिटी फिगर्स, अगर हम इंडिया के ऊपर इंडिया के डाइवर्सिटी पे लगाएं ये वाला एस्टिमेशन, तो हम लोग क्या पाएंगे कि लगभग 1 लाख तो प्लांट की स्पीशीज़ को डिस्कवर करना बाकी है और 3 लाख एनिमल की स्पीशीज़ को डिस्कवर करना बाकी है। तो इंडिया में अभी अगर अपन देखें तो 2.4% क्या है लैंड, पूरे वर्ल्ड के लैंड का एरिया है इतना परसेंट, और स्पीशीज़ ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी का लगभग 8.1% है। तो हमारा इंडिया 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ है ना वर्ल्ड में, उनमें से 8वें नंबर पे आता है। तो अभी हमारे पास 45,000 प्लांट की स्पीशीज़ है, 90,000 एनिमल की स्पीशीज़ है, लगभग प्लांट्स वाले से ट्वाइस। अगर हम देखें रॉबर्ट मे का एस्टिमेशन उन भाई साहब का, तो 22% हिस्सा जो है वो भी डिस्कवर करना बाकी है। और अगर मे के उस एस्टिमेशन को हम इंडिया पे लगाएं तो लगभग 3 लाख तो एनिमल्स के स्पीशीज़ को ढूंढना बाकी है और 1 लाख प्लांट की स्पीशीज़ को ढूंढ के डिस्क्राइब करना बाकी ही है, ठीक है। वुड यू एवर बी एबल टू कंप्लीट द इन्वेंट्री ऑफ द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री, क्या तुम लोग अपनी कंट्री की बायोलॉजिकल वेल्थ को कभी इन्वेंट करने में काबिल रहोगे? आई थिंक नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा है बेटा, बहुत ज़्यादा, तुम्हारी उम्र लग जाएगी पूरी की पूरी, बट फिर भी वो काम पूरा नहीं होगा जो तुम अभी इस क्वेश्चन में पढ़ रहे हो। आई थिंक ये नहीं पॉसिबल है, बहुत बहुत टाइम चाहिए बेटा उसके लिए, लेकिन तुम्हें नीट क्लियर करना है, ठीक है, तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सो इसको इग्नोर करो, मैंने भी किया था। कंसिडर द इमेंस ट्रेंड मैन पावर टेक्सोनॉमिस्ट एट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। द सिचुएशन अपीयर मोर होपलेस व्हेन वी रियलाइज दैट अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज स्पीशीज फेसेस द थ्रेट ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। मान लो तुम लोगों ने 1-2 साल में कोई स्पीशीज़ का इन्वेंशन कर भी दिया, तो क्या पता वो एक्सटिंक्ट हो गई हो,
ठीक है, तुमने ढूंढ ढांड के कहीं से देखा कि भाई ऐसी स्पीशीज़ होगी, बट वो एक्सटिंक्ट हो गई। तुमने कोई और स्पीशीज़ निकाली, इतने में तुम्हारे डिस्कवर करी हुई 10 स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, है ना। जिस हालात पे अपना वर्ल्ड अभी चल रहा है ना बेटा, जिस तबाही पे हम लोग जा रहे हैं, तो उस तबाही के रास्ते पे ना बहुत सारी स्पीशीज़ क्या एक्सटिंक्ट का डर फेस कर रही हैं, ठीक है। तो हम लोग इतना जल्दी तो उनको डिस्कवर नहीं कर सकते हैं। तो नेचर्स, ये मेरी बहुत बहुत फेवरेट लाइन है पूरी एनसीईआरटी में, आप लोगों की भी होनी चाहिए। नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी, नेचर की जो बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है वो इस तरह से जल रही है, इज़ बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग्ड द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक। जितनी भी बुक वहाँ पर रखी हुई है ना उन बुक शेल्फ्स के अंदर, हम लोग उनको टाइटल कर रहे हैं, मान लो, ठीक है, हम लोग उनको टाइटल दे रहे हैं, लेकिन नेचर का जो बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है वो इतनी बुरी तरीके से जल रहा है। हम लोग इतने में स्टॉक करी हुई बुक को टाइटल देने जाएंगे, इतने में तो न जाने कितनी जल चुकी होंगी। हम लोग सारी बुक्स को तो टाइटल दे भी नहीं सकते, ठीक है, हम लोग सभी बुक्स को टाइटल नहीं दे सकते, उससे पहले तो वो जल जाएंगी। तो ये चीज़ बहुत 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 गलत हो रहा है। तो आज हम पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे बेटा, पढ़ेंगे कल नहीं, स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप, हाँ ये 2 चीज़ और पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है, फिर तुम लोगों को छोड़ देंगे, बस 15 मिनट की बात हो रहा है, फिर तुम लोग फ्री। देखो, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहले लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज़ नॉट यूनिफॉर्म। पूरे के पूरे वर्ल्ड में प्लांट एनिमल की डाइवर्सिटी एक जैसी तो है नहीं, बट शोज़ अ रैदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, एक अनइवन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर मैनी ग्रुप, कहाँ पे बहुत ज़्यादा, कहीं पे बहुत कम, कहीं फिर ज़्यादा, कहीं और कम, इस तरीके से होता है, ठीक है। ईवन नहीं है, अलग अलग है, वेरी करता है अलग अलग जगह पे। फॉर मैनी ग्रुप ऑफ एनिमल और प्लांट देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन डाइवर्सिटी। बहुत सारे ग्रुप, एनिमल और प्लांट के अलग अलग ग्रुप के लिए हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न्स होता है डाइवर्सिटी के अंदर। द मोस्ट वेल नॉन बीइंग द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, डाइवर्सिटी का लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ठीक है, वो हमारे लिए ज़्यादा वेल नॉन है। सो इन जनरल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी डिक्रीजेज, जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से बेटा कहाँ जाएंगे, पोल्स की तरफ, जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। एज वी मूव अवे फ्रॉम स्पीशीज़ इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे स्पीशीज़ क्या होंगी, कम होंगी। विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, ट्रॉपिक्स का लैटिट्यूडनल रेंज लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ हार्बर मोर स्पीशीज़ दैन टेम्परेट और पोलर एरियाज़। बहुत कम एक्सेप्शंस के साथ अगर हम ट्रॉपिक्स का वो एरिया लें, ट्रॉपिक्स का कौन सा लैटिट्यूडनल रेंज, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ का अगर हम एरिया लें, वो चीज़ लें, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। किसके कंपैरिजन में, टेम्परेट के, ठीक है। ट्रॉपिक्स में ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, किससे, टेम्परेट या फिर पोलर एरियाज से। अब हम आते हैं कोलंबिया। देखो ये चीज़ मैं इधर इधर दिखाती हूँ। कोलंबिया किसके पास है, इक्वेटर के पास है, ठीक है। उसके पास लगभग 1400 स्पीशीज़ हैं, किसकी, बर्ड्स की। वाइल न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ है उससे, तो उसके पास 105 ही स्पीशीज़ हैं। ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री नॉर्थ है, और ज़्यादा दूर हो गया, उसके पास तो सिर्फ 56 ही स्पीशीज़ है, किसकी, बर्ड्स की। देखो शुरू से क्या लिखा है, हम लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो बेटा क्या होगी, स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी कम होगी। विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, बहुत कम एक्सेप्शंस के साथ जो ट्रॉपिक का एरिया होता है उसके पास टेम्परेट से ज़्यादा वो होती हैं, क्या, टेम्परेट से क्या होती हैं, ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं। कोलंबिया जो कि इक्वेटर के पास है उसके पास 1400 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की। न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री नॉर्थ में, उसके पास 105 है। ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री नॉर्थ हो गया, दैट हैव ओनली 56 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। तो कोलंबिया, मेरी यार राइटिंग इसमें ख़राब आती है, इतनी ख़राब मेरी है नहीं। इसके पास 1400 है, न्यूयॉर्क तुम समझ जाना, ठीक है ना। इसके पास 105 है, देन ग्रीन 56 स्पीशीज़ है। देन आता है इंडिया का ज़्यादातर लैंड एरिया बेटा ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में आता है, तो उसके पास 1200 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स के। इंडिया भी किसी से पीछे नहीं है। आगे एक और चीज़ आएगी, दैट इज़ अमेजन फॉरेस्ट, उसके पास आई थिंक 1300 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 1200 स्पीशीज़ होती हैं बर्ड्स के, किसके पास, इंडिया के पास। इफ़ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर एक ऐसा फॉरेस्ट है जो किस रीजन में है, ट्रॉपिकल रीजन में है, उसके पास 10 गुना ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, किससे,
किससे ज़्यादा स्पीशीज़ हैं? टेम्परेट रीजन, एक मिडवेस्ट मान लेते हैं, मिडवेस्ट ऑफ यूएसए के अंदर एक जंगल है जो कि टेम्परेट रीजन में आता है। इक्वाडोर एक फॉरेस्ट है जो कि ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो इक्वाडोर के पास वेस्कुलर प्लांट की स्पीशीज़ 10 गुना ज़्यादा है किससे? एक ऐसे फॉरेस्ट है जो कि टेम्परेट रीजन में है, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट में 10 गुना ज़्यादा वेस्कुलर प्लांट्स की स्पीशीज़ होगी एक ऐसे फॉरेस्ट से जो कहाँ है बेटा? जो कहाँ पे है? टेम्परेट रीजन में है। आई होप तुम लोग समझ गए होगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा पूरी अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है बेटा वो अमेजन रेन फॉरेस्ट के, जो कहाँ है? साउथ अमेरिका में, ठीक है। इट इज़ होम, लगभग इसमें कितने लोग रहते हैं? 40,000 के करीब प्लांट। हमारे इंडिया के पास कितनी बताई थी मैंने ऊपर? 45,000। उससे बस 5,000 कम कर दो भाई, ठीक है। अमेजोन के पास है बेटा 40,000 प्लांट, 3,000 फिशेज़, 3,000 ऑफ फिशेज़, 1,300 ऑफ बर्ड्स। देखो कोलंबिया के पास 1,400, इंडिया के पास 1,200, बीच में कौन आया? 1,300। 1,300 किसके पास है? अमेजोन के पास। 427 मैमल्स। देखो मैं एक्चुअली अगर तुमको बताऊँ मैंने कैसे याद करा था, पहले तो मैमल्स का MAMM 4, मा 2 तो 2, और फिर पूरा मैमल 1 2 3 4 5 6 7 पूरा का पूरा मैमल्स, तो ये 427। अब मुझे नहीं पता तुम लोग कैसे याद रखोगे, मैंने वो चीज़ बताई मैंने कैसे याद रखा था। हाँ ये इतना एग्जैक्ट ट्रिक नहीं है याद रखने का, बट ठीक है एक आइडिया तो मिल ही जाता था यार। और जितना है मैमल्स उतने ही एम्फीबियंस, ठीक है। फिर 378 रेप्टाइल्स, मैंने रेप्टाइल्स भी ऐसे याद करा था, पहले रैप 3, फिर रेप्टाइल 7, फिर रेप्टाइल्स, फिर 8, ठीक है। एंड ऑफ मोर देन 1,25,000 और 1,25,000 से भी ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट्स। अगर तुमको ये पाई चार्ट के फॉर्म में पूछे तो बहुत ही बढ़िया, तुम लोग इजीली कर दोगे, बट एक बार हम फिर से याद कर लेते हैं कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रॉपिकल अमेजोन का फॉरेस्ट है, कहाँ है बेटा? साउथ अमेरिका में। उसके पास प्लांट कितने हैं? 40,000, बर्ड्स कितने हैं? 1,300, फिशेज़ हैं 3,000, मैमल्स 427, एम्फीबियंस 427, रेप्टाइल 378, इन्वर्टिब्रेट 1,25,000, ओके। सो आई होप तुम लोगों को याद हुआ होगा, तब थोड़ा बहुत तो यार, ठीक है। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट इन दीज रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा स्पीशीज इंसेक्ट की ऐसी होगी जो डिस्कवर होने का इंतज़ार कर रही है। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि भाई इस तरीके के रेन फॉरेस्ट के अंदर एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट की स्पीशीज़ है जो कि डिस्कवर होने का इंतज़ार कर रही है। देन आता है बेटा व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक, कि ट्रॉपिक में ऐसा क्या है भाई, वहाँ इतनी स्पीशीज़ क्यों हैं, है ना। तो ट्रॉपिक्स की खास चीज़ें क्या हैं ये हम लोगों को आगे बताया कि इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने प्रपोज करा है वेरियस हाइपोथेसिस, जैसे कि जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वंस हैं। पहला, speciation is generally a function of time. Unlike temperate regions subjected to frequent glaciation in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years. देखो speciation, बहुत सारी अगर स्पीशीज आके बस रही हैं या फिर वहाँ से जा रही हैं तो वो टाइम का फंक्शन है, ठीक है। धीरे धीरे टाइम के साथ इवोल्यूशन होगा, इवॉल्व होंगी चीज़ें। तो टेम्परेट रीजन के अंदर कभी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशंस, बर्फ़ पिघल गई, कभी ये हो गया, कभी वो तबाही मच गई। तो टेम्परेट रीजन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सा रहा है, तो वहाँ पर एक स्पीशीज़ टिक के बैठ ही नहीं पाई। कोई स्पीशीज़ ने थोड़ा बहुत चलो ठीक है यहाँ माहौल सही है, इतने में बाढ़ आ गई, इतने में कोई दूसरा ग्लेशियर पिघल गया, तो इस तरीके से काम नहीं चलता भाई। तो इस तरह से टेम्परेट रीजन में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से स्पीशीएशन हो नहीं पाया। लेकिन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड जो थे वो रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड थे मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, इसकी वजह से एंड दस हैड अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज़ डाइवर्सिफिकेशन। और स्पीशीज़ के डाइवर्सिफिकेशन के लिए, इवोल्यूशन के लिए उनके पास, ट्रॉपिक्स वालों के पास बहुत टाइम था। दूसरा है ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। ट्रॉपिकल का जो एनवायरनमेंट है बेटा वो कम सीजनल होता है, मतलब एक सीज़न बहुत टाइम तक चलता है, ठीक है। रिलेटिवली मोर ज़्यादा कांस्टेंट होता है, ऐसे नहीं कि 2 दिन गर्मी रही 2 दिन फिर ठंड, ऐसा इस तरीके से नहीं चलता भाई। और टेम्परेट में थोड़ा ना सीज़न का बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, कभी कोई सीज़न आ रहा है, कभी कोई, कभी धूप, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी ये कभी वो। ट्रॉपिक्स का ऐसा लफड़ा है ही नहीं, ठीक है। वहाँ का जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कम सीजनल है,
ज़्यादा कांस्टेंट है और ज़्यादा प्रेडिक्टेबल भी है। सो ऐसा कांस्टेंट एनवायरनमेंट ना ये प्रमोट करता है नाइक स्पेशलाइजेशन को, मतलब किसी स्पीशीज़ को वहाँ रहने के लिए प्रमोट करेंगी ये चीज़ें। अब मान लो तुम लोग हो, तुम लोग एक ऐसे घर में रहते हो जहाँ पर मतलब थोड़ा सा भूकंप आया, वो घर नीचे गिर गया, ठीक है, मान लेते तुम्हारी छत तुम्हारे ऊपर गिर गई, सॉरी ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं माननी, लेकिन मान लेते हैं कि भाई कहीं कोई चीज़ गिर रही है, कभी कोई चीज़ गिर रही है, बार बार भूकंप आ रहा है, तो तुम लोग इधर हो रहे हो, कभी उधर हो रहे हो, कभी तुम बाहर जा रहे हो, कभी तुम अंदर आ रहे हो, कभी कोई टेबल गिर गई, कभी कोई अलमारी गिर गई। इस तरीके का अगर कोई घर है तो तुम लोग वहाँ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पाओगे। और एक है भाई तुम्हारे घर में मेहमान आ गए, बहुत सारे 6-7 बच्चे हैं, उनके साथ तुम पढ़ने बैठ तो एक भाई आ जाता है, भाई फ़ोन दे दे, फिर दूसरा भाई मेरे साथ ये खेल लें। तो इस तरीके से अगर कोई माहौल है तो वहाँ तुम लोग पढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, ज़्यादा कांस्टेंट नहीं है ना। तुम ऐसी जगह एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक घर है तुम्हारा शांति से, चलो भूकंप आए तो टॉलरेट कर सकता है, बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी का आए चलो उस टाइम पे अलग बात है ना। तो वो घर टॉलरेट कर सकता है, तुम्हारे रिलेटिव के इतने सारे बच्चे नहीं हैं और आते हैं तो वो ज़्यादा भूकंप मचाते नहीं हैं। तो इस तरीके के घर में तुम लोगों को मैनेज करना ज़्यादा ईजी रहेगा। बहुत गंदा एग्जाम्पल लिया मैंने, आई नो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो इस तरीके का जो कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट होगा वो प्रमोट करेगा नाइक स्पेशलाइजेशन को, कि भाई कोई आके यहाँ बसे, ठीक है, एंड लीड टू अ ग्रेटर, फिर एक ग्रेट स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बनेगी। तीसरा है देयर इज़ मोर सोलर एनर्जी। ट्रॉपिक्स में बेटा ज़्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से विच कंट्रीब्यूट टू हाई प्रोडक्टिविटी। फिर प्लांट वहाँ के जो है ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकते, तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, ठीक है। तो ट्रॉपिक्स में ज़्यादा स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी क्यों है ये तुम लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। तो हम लास्ट हमारा टॉपिक है स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। ये छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशंस इन द वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स, द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड geographer Alexander von Humboldt observed that within a region species richness increased with increasing explored area but only up to a limit। अब इसका मतलब क्या है, जब अलेक्जेंडर साहब जो कि एक जर्मन नेचुरलिस्ट हैं और एक जोग्राफर हैं जो जब साउथ अमेरिका के जंगल में घूमी कर रहे थे तो उस टाइम पे उन लोगों को मतलब उनको ये पता चला कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, ठीक है, एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ेगा, उसी तरीके से क्या बढ़ेगी, स्पीशीज़ की रिचनेस बढ़ेगी। मतलब एरिया बढ़ा, स्पीशीज़ की रिचनेस बढ़ी, बट ऐसे नहीं हमेशा, बट अप टू अ लिमिट। एक लिमिट तक बेटा एरिया बढ़ाने पे स्पीशीज़ की रिचनेस भी बढ़ेगी, ठीक है। इनफैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा, जैसे कि एंजियोस्पर्म प्लांट हो गए, बर्ड्स, बैट, फ्रेश वाटर फिशेज हो गई, टर्न्स आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बना किस किस के बीच में, स्पीशीज रिचनेस के बीच में और एरिया के बीच में। किन किन के लिए, वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा, जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट हो गए, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेज हो गई। बट एक लॉग स्केल पे अगर अपन देखेंगे तो द रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर लॉग स्केल पे देखा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, log s बराबर log c प्लस जेड लॉग है। देखो स्पीशीज रिचनेस, वेट अ मिनट, ये फिर उतना ही आ रहा है, क्या हो गया भाई तेरे को। ओके, स्पीशीज रिचनेस एरिया S बराबर C इंटू ए इस टू पावर जेड। अगर हम लॉग दे लेते हैं तो S log S, C log C प्लस में पावर है आगे आ जाएगी ए के। क्या गंदा सा कर रही हूँ यार मैं, तुम लोगों के लिए ज़्यादा हार्ड बना रही हूँ सारी चीज़। तो पावर है आगे आ जाएगी तो Z log A, और log स्केल पे ये स्ट्रेट लाइन, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया, ठीक है। देखो यहाँ एरिया बढ़ा, एक मिनट इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं ही गंद मचा रही हूँ यार यहाँ पे, सॉरी। जैसे जैसे यहाँ पर एरिया बढ़ा स्पीशीज़ रिचनेस बढ़ी, एरिया बढ़ा स्पीशीज़ रिचनेस बढ़ी, इस तरीके से, बट अप टू लिमिट यहाँ के कांस्टेंट हो गई, ठीक है। फिर हमने लॉग लिया तो हमें पता चला log S बराबर log C प्लस जेड log A। अब यहाँ पर S क्या है, S है स्पीशीज़ का रिचनेस, S इज़ स्पीशीज़ रिचनेस, A इज़ एरिया, A तो पता चल ही रहा होगा, A इज़ एरिया, S स्पीशीज़ रिचनेस, A एरिया है बेटा, Z क्या है, Z स्लोप ऑफ द लाइन है। देखो Y बराबर mx प्लस
सी होता है, वहाँ क्या था z log a प्लस log c, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट log c, तो c क्या है बेटा y इंटरसेप्ट, log a z log a, तो स्लोप इज z, x एक्सिस पे log a मतलब एरिया, और y पता ही है स्पीशीज रिचनेस। आया ना समझ में, ये लाइन के इक्वेशन है, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से हम लोगों को ये पता चल गया कि c क्या है, y इंटरसेप्ट है, z क्या है, z इज द स्लोप ऑफ लाइन, और जिसको हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये नाम याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है, पेपर में आया था एक बार हमारे। A is area, S is species richness. Then ecologists have discovered that the value of Z की जो वैल्यू है वो जनरली 0.1 से 0.2 के बीच में आती है, रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनॉमिक ग्रुप, फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा टेक्सोनॉमिक ग्रुप पे हम लोग बात कर रहे हैं, वेदर इट इज़ चाहे कोई ब्रिटेन का प्लांट हो, चाहे कैलिफोर्निया का बर्ड हो, चाहे न्यूयॉर्क स्टेट का मॉलिस्क हो, द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन आर अमेजिंगली सिमिलर, लगभग उसकी रेंज 0.1 से 0.2 के बीच में ही थी। बट इफ़ यू एनालाइज, बट हम लोग जब एनालाइज करेंगे स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप को बहुत बड़े एरिया के लिए, जैसे पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट एशिया हो गया, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट जैसे कि यूरोप हो गया, तो अगर हम इस तरीके के पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट लेंगे उस टाइम पे यू विल फाइंड दैट द स्लोप ऑफ द लाइन टू बी मच स्टीपर, तो वो ज़्यादा स्टीप हो जाएगी, तो z की वैल्यू की जो रेंज है वो बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा 0.6 से 1.2, पहले कितना था 0.1 टू 0.1 से 0.2, अब कितना हो गया 0.6 से 1.2। फॉर एग्जाम्पल फ्रूगीवोरस, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, अलग अलग कॉन्टिनेंट के जो मैमल्स हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, फ्रूट ईटिंग जो बर्ड्स हैं, जो स्लोप है उनके लिए बेटा 1.15 है, ठीक है। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक क्या आया होगा, समझ आया होगा, अपनी एनसीईआरटी अपने साथ लेके बैठा करें, ठीक है। बाकी अभी ये चैप्टर कितना बचेगा, थोड़ा सा बच गया, इसको हम लोग नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट लगभग 2 या फिर 1-2 क्लास तो लग जाएंगे बेटा, इतना बड़ा बड़ा लेक्चर तुम लोगों को देखने में भी दिक्कत आती होंगी ना सॉरी, बट आज का तो मैंने बड़ा बना दिया, सोचा ये टॉपिक है तो ये तो ख़त्म कर ही लेंगे, तो अगला लेक्चर हम मे भी थोड़ा छोटा रखें, मे भी थोड़ा बड़ा रखें पढ़ने से कतराते नहीं है, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगी कि इसको अगले 2 क्लासेस में ख़त्म हो जाए, मतलब 2 ही लगेंगी मैक्सिमम, तो पूरा का पूरा चैप्टर 3 क्लासेस में ओवर हो जाएगा। तुम लोग बहुत मतलब हाथ जोड़ के विनती है तुम लोगों से, अगर एनसीईआरटी अभी भी नहीं लेके बैठते तो एनसीईआरटी अपने साथ लेके बैठे, इतनी विनती तो सुन लो महाराज मेरी, ठीक है। तो अपनी एनसीईआरटी साथ लेके बैठे, लाइन टू लाइन पढ़ते रहे, इनके क्वेश्चन मैं भेज दूँगी ऑर्गेनिज्म वाले के, बस मतलब प्रोसेस में है वो, काम चल रहा है अभी, ठीक है, धीरे धीरे काम करूँगी मैं, थोड़ी आलसी भी हो गई हो ना, बट चिंता मत करो तुम लोग, मैं तुम्हारे क्वेश्चंस भेज दूँगी, उनको प्रैक्टिस करना, मतलब एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनाएंगे, बिल्कुल तुम्हारी एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं छूटेगी अब, मतलब बायो में 360 सिक्योर करने ही करने हैं, चाहे जो हो जाए, ठीक है। पीवाईक्यू जितनी बार सॉल्व कर सको करो, बाकी मैं जो लिखूँगी उसके अंदर पीवाईक्यू का अलग से सेक्शन दूंगी, चिंता मत करो। तो पीवाईक्यू तुम उसमें से बार बार सॉल्व करते रहना, जितनी बार हो, खाली बैठो पीवाईक्यू कर लो, खाली बैठो एनसीईआरटी पढ़ लो बेटा, मैं तो यही कहूँगी, तुम लोग खाली बैठो मेरा लेक्चर देख लो, है ना, ठीक है। तो बाकी लोगों को भी शेयर करो कि भाई दीदी से ट्राई करके देखो, पढ़ के देखो, अभी नया नया पढ़ाने लगे दीदी, है ना, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माई चैनल, बताओ मुझे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कुछ और प्रॉब्लम हो तो वो भी बता दो, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू बचाओ, थैंक यू, बाय, टाटा।